नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में लिपि के आविष्कार से पूर्व भाषा की शिक्षा मौखिक ही थी। लिपि का आविष्कार हो जाने पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रयोग होने लगा, किंतु हाथ से लिखकर ग्रंथ तैयार करने में बड़ा परिश्रम होता था। अतः पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में वह आज है। पांडुलिपियां कम हुआ करती थी, अतः अध्यापक मौखिक रूप से पढ़ा देता था और छात्र उस सामग्री को याद कर लिया करते थे। मुद्रण कला के आविष्कार ने पाठ्य पुस्तकों को सुलभ बना दिया और सने सने धीरे धीरे पाठ्य पुस्तकें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार बन गई। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता के लिए इनके संग्रह या आवश्यकता के लिए निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, अतः सूचनाओं के संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता है। इनके प्रयोग से पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। पठित पाठ को पुनः स्मरण कराने में ये सबल साधन है। इनसे ज्ञानोपार्जन में सहायता प्राप्त होती है। अध्यापक अपनी सुविधानुसार बालकों की योग्यता का ध्यान रखते हुए शिक्षा दे सकें, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। छात्रों को गृह कार्य देने में इनसे सुविधा होती है। उत्तम पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता मिलती है। यह वह साधन है जो भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनता है। पाठ्य पुस्तकों से छात्रों के हृदय में पढ़ने की प्रेरणा जागृत होती है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना अति आवश्यक है। इनकी आवश्यकता अध्यापक और छात्र दोनों को है। संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में पाठ्य पुस्तकें बड़ी उपयोगी होती हैं। इनकी सहायता से एक अध्यापक अनेक छात्रों को एक साथ सरलता से पढ़ा सकता है। इससे समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य नहीं। गुट के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। भाई क्रॉनबैक ने भी कहा, पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। अब जानते हैं पुस्तक पढ़ने की शिक्षा। पढ़ना कला है और अन्य कलाओं की भांति अभ्यास से आता है।
जॉन कॉटन डैना ने पढ़ना सीखने और सुधारने के जो निम्नांकित 12 नियम दिए हैं, उनमें पढ़ना सीखने के लिए प्रचुर मात्रा में पढ़ने के सिद्धांत की ही पुष्टि होती है। पढ़ो पढ़ो। तीसरा, कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। पांचवा, प्रत्येक वस्तु के विषय में पढ़ो। छठा, मनोरंजन सामग्री पढ़ो। सातवां, जो तुम्हें रुचिकर हो वह पढ़ो। आठवां, पढ़ो और पठित सामग्री के विषय में चर्चा करो। नौवां है, कुछ चीज़ें सावधानी के साथ पढ़ो। अधिकांश चीज़ें सरसरी रूप से पढ़ो। 11वां, पढ़ने के विषय में सोचो मत। और 12वां है, बस पढ़ो। जॉन कॉटन डैना ने 12 नियम पढ़ना सीखने और सुधारने के लिए दिए हैं। इन नियमों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है, यदि बालकों को पठनीय सामग्री दी जाए और वे उसे पढ़ें तो उसके विषय में चर्चा करें, तो इस कार्य का आरंभ अधिकांश भाग संपन्न हो जाना समझिए। यह पठनीय सामग्री कठिनाई और रोचकता की दृष्टि से जितनी ही अधिक व्यापक और प्रचुर होगी, उतनी ही अधिक उपयोगी होगी। अनुक्रमणिका का उपयोग, अनुक्रमणिका देखकर प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, कुछ अधिक सामग्री में से एक प्रकरण की सामग्री निकलवाना इत्यादि। इसी प्रकार सूची में से पाठ और लेखक का नाम ढूंढना, कोश अथवा अन्य सहायक ग्रंथों का उपयोग करना, विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से जो विविध प्रकार के चित्र, आलेख, ग्राफ, तालिकाएं अथवा आकृतियाँ दी जा रही हैं, उनको समझने की और वर्णन से उनका संबंध जोड़ने की शिक्षा देना। समझे हुए अर्थ की अभिव्यक्ति करना और अनुच्छेदों के शीर्षक देना, प्रश्नों के उत्तर में अनुच्छेदों का संकेत कर देना, सारांश और रूपरेखा देना, इसी प्रकार के अन्य अभ्यासों की आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तक क्या है? प्राचीन भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का अर्थ है गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से जोड़ना, क्रम से रखना आदि। भोजपत्र या ताड़पत्र को आचार्य लोग अपने शिष्यों के समक्ष क्रम से रखते थे। उनके बीच में छेद करके किसी धागे से गूंथ भी देते थे, इसीलिए उन्हें ग्रंथ कहा जाता था। अंग्रेजी का बुक शब्द जर्मन भाषा के बीच शब्द से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। इससे आगे का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।